हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी थ्रू पिक्चर सीरीज। इस सीरीज में हम कंप्लीट एनसीईआरटी को पिक्चर्स की फॉर्म में कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने ब्रायोफाइट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। हमने ब्रायोफाइट्स में लिवरवॉर्ट्स और मॉसिस की हर एक लाइन को एनसीईआरटी से कवर कर लिया था। ये वीडियो बस एक रिवीजन वीडियो है जिसमें हम लिवरवॉर्ट्स और मॉसिस को कंपेयर करके पढ़ेंगे। दोनों में कौन कौन से फीचर्स सिमिलर हैं, कहाँ पे डिफरेंसेस हैं, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो होगा सिर्फ कंपैरिजन के लिए, और हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स, वो भी हम इसमें कवर कर लेंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस करने से हमें चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहती है क्योंकि हम उसे ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसलिए हम लिवरवॉर्ट्स और मॉसिस के जो भी अभी तक हमने फीचर्स पढ़े हैं उसको टेबल की फॉर्म में कंपैरिजन में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो से। यहाँ पर आपको एक टेबल दिख रहा होगा, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, फिर लिवरवॉर्ट्स में कैसे कैरेक्टर्स हैं और मॉसिस में कैसे कैरेक्टर्स हैं, इनको कंपेयर किया है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं इनकी एग्जांपल्स। लिवरवॉर्ट में हमने एक ही एग्जांपल पढ़ी थी एनसीईआरटी में, वो है मार्केंशिया, और कोई एग्जांपल नहीं है। और हमने इसे लर्न करने की ट्रिक भी देखी थी कि अगर लिवर खराब हो गया तो हम मर जाएंगे। तो लिवर से हमें याद रखना है लिवरवॉर्ट्स, और मर से मार्केंशिया। मॉसिस में हमने 3 एग्जाम्पल्स लर्न की थी, पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया और स्फेग्नम। इसको भी हमने ट्रिक की फॉर्म में याद किया था। तो इसके लिए हमने ट्रिक याद की थी, पॉली और उसकी मौसी फन कर रहे हैं स्पा में। हमने एक पिक्चर भी देखी थी इसको मेमोराइज करने के लिए। तो पॉली से हमें याद रखना है पॉलीट्राइकम, फन कर रहे हैं, फन से हमें याद रखना है फ्यूनेरिया, और हमने स्पा की जगह बोला था स्पा। स्पा से क्या याद रखना है, स्फेग्नम। एग्जाम्पल्स बहुत ज़रूरी है, हम किसी भी ट्रिक से एग्जाम्पल याद करें पर एग्जाम्पल याद होने चाहिए क्योंकि फीचर्स उनके एग्जाम्पल के साथ ही मैच करने को आते हैं एग्जाम में। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं हैबिटेट के बारे में। हैबिटेट, क्योंकि दोनों ही ब्रायोफाइट्स हैं तो हमने देखा था दोनों की हैबिटेट क्या है, मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, गैमीटोफाइट फॉर्म। तो हमने देखना है दोनों में गैमीटोफाइट कैसा कैसा देखा था हमने। लिवरवॉर्ट्स में हमने देखा था कि एनसीईआरटी में 2 टाइप के गैमीटोफाइट्स बताए हैं, एक जो कि फ्लैट और थैलस होगा जिसकी एग्जाम्पल मार्केंशिया दी है, और दूसरा गैमीटोफाइट जो एनसीईआरटी में गिवन है वो है लीफी। उसमें छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखे थे हमने जो कि रोज में अरेंज थे, लीफी गैमीटोफाइट की। लेकिन लिवरवॉर्ट्स में हमें कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया है। मॉसिस में सिर्फ और सिर्फ लीफी गैमीटोफाइट दिया है एनसीईआरटी में। तो ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लिवरवॉर्ट्स में फ्लैट थैलस भी हो सकता है और लीफी गैमीटोफाइट, पर मॉसिस में सिर्फ और सिर्फ लीफी गैमीटोफाइट पढ़े हैं हमने। नेक्स्ट है गैमीटोफाइट की स्टेजेस। तो हमने मॉसिस में पढ़ा था कि मॉसिस में प्रोटोनिमा स्टेज पहले बनती है, और मॉसिस में हमने वो प्रोटोनिमा स्टेज कैसी पढ़ी थी, ग्रीन होगी, फिलामेंटस, क्रीपिंग और ब्रांच, ये 4 फीचर्स पढ़े थे। लिवरवॉर्ट्स में हमने ऐसी कोई स्टेज नहीं पढ़ी। तो याद रखना है प्रोटोनिमा स्टेज कहाँ पे है हमारे पास, मॉसिस में। फिर हमारे पास लीफ की अरेंजमेंट कैसी है, क्योंकि दोनों में लीफी गैमीटोफाइट तो मिल रहे हैं, तो लीफ की अरेंजमेंट कैसी है। लिवरवॉर्ट्स में वो अरेंजमेंट हमने देखी थी रोज की फॉर्म में थी, जबकि मॉसिस में वही अरेंजमेंट कैसी होगी, स्पाइरल होगी। मॉसिस में हमने बहुत सारे डायग्राम्स भी देखे थे जहाँ पे स्पाइरल अरेंजमेंट थी लीव्स की। लास्ट पॉइंट आपको यहाँ पे दिख रहा है राइजोइड्स। हमने पढ़ा था कि दोनों के पास राइजोइड्स होते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है, लिवरवॉर्ट्स के राइजोइड जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, और मॉसिस में जो राइजोइड होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था और क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। दोनों में हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिवरवॉर्ट्स में हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन से, फ्रेगमेंट टूट के एक नया थैलस बना रहा था। और दूसरा जो लिवरवॉर्ट में हमने मैकेनिज्म देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो था जैमा। जैमा कप्स के अंदर जैमा बन रहे थे, वो एसेक्सुअल हैप्लॉइड बर्ड्स हैं और उनके थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। मॉसिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था फ्रेगमेंटेशन, और दूसरा हमने पढ़ा था बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा। ये हमने पूरा कंप्लीट पिक्चर्स की फॉर्म में डायग्राम देख के सब समझा था। नेक्स्ट पॉइंट है जैमा। जैमा हमने किस में पढ़े थे, मार्केंशिया में, तो ये सिर्फ लिवरवॉर्ट में प्रेजेंट है। मॉसिस में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि जैमा किस में पढ़ा था, मार्केंशिया में, जो कि एक लिवरवॉर्ट है, और प्रोटोनिमा में बडिंग किस में पढ़ी थी, मॉसिस में। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हमने देखना है कि सेक्स ऑर्गन बन कहाँ रहे हैं। तो जो लिवरवॉर्ट्स हैं उनमें हमने देखा था मार्केंशिया के एग्जाम्पल में कि वेंट्रल साइड पे क्या बनेंगे, सेक्स ऑर्गन बनेंगे। मार्केंशिया में हमने देखा था एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है और उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स बनते हैं। वहीं मॉसिस के केस में हमने स्पेशली एक लाइन पढ़ी थी जो एनसीईआरटी में मेंशन है
कि एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स, पहले नीचे राइजोइड था, उसके बाद ऊपर स्पाइरली अरेंज लीव्स थे और लीफ शूट के एपेक्स में हमारे पास क्या बन रहे थे, सेक्स ऑर्गन बन रहे थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्स ऑर्गन की पोजीशन। तो याद रखना है लिवरवॉर्ट्स में जब थैलस लाइक स्ट्रक्चर है वहां पे कहाँ पे बन रहे हैं, वेंट्रल साइड पे, और मॉसिस में एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स पे। नेक्स्ट डिप्लॉइड स्टेज कौन कौन सी आएगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद, दोनों में सेम है ये। सबसे पहले दोनों में जब फ्यूजन होएगा उसके बाद जाइगोट बना, उसके बाद एम्ब्रियो माइटोटिक डिवीजन से, और एम्ब्रियो ने आगे चल के क्या बना दिया, स्पोरोफाइट। नेक्स्ट पॉइंट है स्पोरोफाइट कैसा होगा, तो स्पोरोफाइट दोनों केसेस में फुट, सीटा और कैप्सूल बनेंगे। लेकिन हमने डिफरेंस देखा था कि जो लिवरवॉर्ट्स का स्पोरोफाइट होता है वो लेस इलेबोरेट होता है, उसका सीटा भी छोटा होता है। ये लाइन एनसीईआरटी में पर्टिकुलरली मेंशन है कि जो मॉसिस का स्पोरोफाइट है वो मोर इलेबोरेट है। ये हमने कल की वीडियो में देखा था, और हमने डायग्राम से भी देखा था कि कैसे सीटा मॉसिस में ज़्यादा लंबा है, कैप्सूल में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे कैप्सूल ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड है। इसलिए मॉसिस का जो स्पोरोफाइट है वो ज़्यादा एडवांस्ड होगा, ज़्यादा इलेबोरेट होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट जो हमने देखा था स्पोर डिस्पर्सल के बारे में, तो कल हमने पिक्चर्स में देखा था कि स्पोर डिस्पर्सल कैसे होता है, लिवरवॉर्ट्स में थ्रू इलेटर्स होता है, ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स थे, और मॉसिस में हमने देखा था पेरिस्टोम टीथ। ये दोनों वर्ड्स एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन ये सिर्फ समझाने के लिए बताए गए थे। क्या बात समझाने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि मॉसिस में जो स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म है वो काफी इलेबोरेट होता है, तो उसी बात को समझाने के लिए हमने ये दो टर्म्स देखी थी। ये दो टर्म्स याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन ये याद रखना है कि मॉसिस में ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है स्पोर डिस्पर्सल का, ज्यादा एडवांस्ड है वो। अब एनसीईआरटी में एक और पैराग्राफ मेंशन है जो कि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स के ऊपर है। तो इस पैराग्राफ में क्या क्या मेंशन है हम एक बार ये देख लेते हैं। तो पहली लाइन जो इस पैराग्राफ में लिखी है वो है, ब्रायोफाइट्स इन जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स। तो एनसीईआरटी में गिवन है कि ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है कि इकोनॉमी में मॉनिटरी टर्म्स में उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। तो हम देखते हैं जो हम आसपास ट्रीज देखते हैं, चाहे फ्रूट्स हो, क्रॉप वेजिटेशन हो, वो सब हायर प्लांट्स होते हैं। जैसे मैंगो हो गया, जामुन हो गया, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, बेसिकली वो हायर प्लांट्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं। तो उन सब की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ज़्यादा है क्योंकि ह्यूमन उन्हें कंज्यूम कर रहा है एज अ फूड, इसलिए मार्केट में उनकी वैल्यू ज़्यादा है। तो वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं अपनी मॉनेटरी वैल्यू की वजह से, क्योंकि उनका ह्यूमन यूज़ कर रहा है, ह्यूमन यूज़ के कारण उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी बढ़ गई है। लेकिन ब्रायोफाइट्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इस सेंस में कम है, लेकिन ये फिर भी फूड प्रोवाइड करते हैं कुछ हर्बेशियस मैमल्स को, बर्ड्स को और कुछ और एनिमल्स को। मैमल्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिनके पास मैमरी ग्लैंड होते हैं। तो ह्यूमन भी एक तरह के मैमल्स हैं। इसमें टर्म मेंशन है हर्बेशियस मैमल्स, मतलब जो प्लांट्स खा के सर्वाइव करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ बर्ड्स भी दिख रहे हैं फोटो में जो मॉसिस के ऊपर फीड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको स्क्वेरल दिख रही है जो मॉसिस पे फीड कर रही है। तो ऐसे कुछ कुछ एनिमल्स हैं जो मॉसिस पे फीड करते हैं। ह्यूमन भी कुछ कुछ मॉसिस को खाता है, लेकिन बहुत कम, ऐसे बहुत कम मॉसिस हैं, क्योंकि बहुत सारे मॉसिस ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट नहीं है, उनमें कुछ टॉक्सिक एलिमेंट भी होता है। तो यहाँ पे आपको जो बॉल में डिश दिख रही है, तो ऐसे कुछ कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ह्यूमन भी मॉसिस को एज अ फूड लेता है, लेकिन ये बहुत कम है। मेनली हर्बेशियस मैमल्स और बर्ड्स इन्हें खाते हैं, आप फोटो में भी देख सकते हो। तो ये लाइन याद रखनी है कि इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कम है, पर फिर भी मॉसिस एज अ फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। किस किस के लिए, हर्बेशियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और कुछ और एनिमल्स के लिए। उसके बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज देखना है स्फेग्नम का। स्फेग्नम हमने पढ़ा था क्या है, एक मॉस की एग्जांपल है। तो कुछ कुछ स्फेग्नम की स्पीशीज ऐसी होती हैं जिसे हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं, और उस फ्यूल का नाम क्या है, पीट। फ्यूल क्या है, कोई भी ऐसी चीज जिसे जला के हम एनर्जी ले सकें, जैसे कि कोल होता है। कोल को भी बर्न करके हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। और हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो यहाँ पे कोल क्या हुआ, एक फ्यूल हुआ, क्योंकि इसको बर्न करके हमने एनर्जी डिराइव करी। तो कोल बनता कैसे है, जब कोई भी प्लांट की वेजिटेशन सबमर्ज हो जाती है वाटर के अंडर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो वो स्पेसिफिक प्रेशर और टेम्परेचर में बहुत टाइम के बाद, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर के बाद, वो वेजिटेशन किस में कवर हो जाती है, वेजिटेशन के अंदर भी क्या है, कार्बन। तो वो वेजिटेशन किस में कन्वर्ट हो जाती है, कोल में कन्वर्ट हो जाती है। जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना अच्छा कोल बनेगा। तो जो कोल की सबसे पहली फॉर्म बनती है वो पीट होती है। तो पीट एक तरह का सस्ता कोल समझ लो आप। सस्ता कोल क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि अभी इसमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। धीरे धीरे जब इसका मॉइस्चर कम होता जाता है, जितना उसमें मॉइस्चर कम होता है, कोल की वैल्यू उतनी इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे आपको स्फेग्नम दिख रहा होगा पिक्चर में। ये डिकम्पोजिशन के बाद कुछ ऐसा बन जाता है, और फिर फाइनली हमारे पास ये पीट मॉस की फॉर्म में ऐसे है। ये मार्केट में देखो आपको इस तरह के पैकेट में मिल जाता है इजीली। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है। स्फेग्नम फ्यूल की तरह यूज होता है। फ्यूल का नाम क्या है, पीट, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, पीट मॉस भी बोलते हैं। नेक्स्ट, स्फेग्नम का एक और इम्पॉर्टेंट यूज दिया है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में लिखा है कि स्फेग्नम को हम यूज कर सकते हैं एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो अगर हमें किसी लिविंग मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, लिविंग मटेरियल क्या, जैसे यहाँ पे आपको प्लांट दिख रहा है,
अगर हमें ये प्लांट कहीं दूसरी जगह भेजना है तो हम स्फेगनम को एज अ पैकिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसशिपमेंट के टाइम इस प्लांट को तो मॉइस्चर चाहिए, बिना पानी के तो ये मर जाएगा। तो हमने क्या किया, इसकी रूट्स के अराउंड हमने इसे स्फेगनम से कवर कर दिया है। स्फेगनम हमने ऐसे पैकिंग मटेरियल यूज़ किया है। स्फेगनम का नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक कौन से मटेरियल होते हैं? जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग से। तो ये रूट को मॉइस्चराइज करके रखेगा, जिससे कि प्लांट जिंदा रहे ट्रांसशिपमेंट के टाइम भी। ये पीछे आपको जो फोटो दिख रही है, ये स्फेगनम एज ए पैकिंग मटेरियल की फोटो दिख रही है। यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख सकते हो, ये स्फेगनम रूट के अराउंड रैप्ड है। तो स्फेगनम के हमने दो यूज़ देख लिए, एक पीट मॉस की तरह और दूसरा पैकिंग मटेरियल की तरह। पैकिंग मटेरियल की तरह इसे क्यों यूज़ कर पा रहे हैं? क्योंकि इसका नेचर हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब कि ये मॉइस्चर को होल्ड करके रख सकता है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है बिकॉज ऑफ देयर कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। नेक्स्ट हमने मॉसिस का एक इकोलॉजिकल रोल देखना है। ये फीचर हमने ब्रायोफाइट के फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि मॉसिस और लाइकन्स दो ऐसे ग्रुप हैं जो प्लांट सक्सेशन शुरू करवाते हैं। तो यहाँ पे भी एनसीईआरटी ने यही लिखा है, मॉसिस अलोंग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज रॉक एंड हेंस ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो हमने पढ़ा था अगर कोई बैरन एरिया है तो वो सूटेबल नहीं होता कि वहाँ पे हायर प्लांट्स इजीली ग्रो कर जाए। सबसे पहले वहाँ पे कौन से प्लांट ग्रो करेंगे? मॉसिस या फिर लाइकन। हमने ये पिक्चर भी पहले देखी थी कि ये बैरन रॉक है और इसमें सेकंड स्टेप में आपको थोड़ी थोड़ी ग्रोथ दिखने लगी है। ये क्या है? लाइकन्स और मॉसिस। लाइकन और मॉसिस सबसे पहले क्यों ग्रो कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जिससे ये रॉक को डिकम्पोज करते हैं, रॉक को धीरे धीरे सॉइल में कन्वर्ट करते हैं, ऐसी सराउंडिंग क्रिएट करते हैं जिसमें हायर प्लांट्स इजीली ग्रो कर सके। तो इसीलिए ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, दे डिकम्पोज रॉक मेकिंग द सबस्ट्रेट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स। इस पिक्चर में आपको दिख भी रहा होगा, रॉक के ऊपर मॉसिस ग्रो कर रहे हैं और उसे डिकम्पोज करना स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जो मॉसिस के बारे में एनसीईआरटी में लिखी है वो ये है कि ये सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है कि रनिंग वाटर या हाई स्पीड विंड मिट्टी को उड़ा के ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन अगर उस जगह पे मॉसिस की ग्रोथ हो सॉइल के ऊपर तो सॉइल इरोजन नहीं होगा। हमने पिछली वीडियो में भी देखा था कि मॉसिस एक डेंस मैट फॉर्म कर देते हैं, इसलिए इन्हें फॉरेस्ट का कारपेट भी कहा जाता है। यहाँ पे भी आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि ये सॉइल पे एकदम मैट की तरह बिछे हुए हैं। इनके पास रूट तो है नहीं कि एकदम टाइटली सॉइल को बाइंड कर सकें। इनके पास छोटे छोटे राइजोइड होते हैं, फिर भी ये सॉइल इरोजन प्रिवेंट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत डेंसली ग्रो करते हैं। और उस डेंस ग्रोथ के कारण क्या होता है, अगर रनिंग वाटर आ भी रहा है तो वो सॉइल इरोजन नहीं कर पाता। इसलिए एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी है, सिंस मॉसिस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। इसके साथ हमारा ब्रायोफाइट्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। हमने ब्रायोफाइट की हर एक लाइन को एनसीईआरटी से डिटेल में पढ़ लिया है। उससे जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी सब कवर कर लिए हैं। ब्रायोफाइट में इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है नीट के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स के बारे में।